एपिसोड 5 की स्टार्टिंग सायोन के पार्टी में पहुंचने से होती है। तो यहाँ आने से पहले वो पुलिस स्टेशन गया था, जहाँ से उसे पता चल गया था कि ह्यूजू बात कर सकती है। तो लिफ्ट से बाहर आते ही उसने ह्यूजू के मॉम को उसे ले जाते हुए देखा था। जब वो ह्यूजू को डांट रही थी, बाहर से सायोन ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। ह्यूजू की मॉम के बाहर आते ही वो उनके साथ पार्टी में आने लगता है। जाते हुए उनसे पूछता है कि ह्यूजू बात क्यों नहीं करती। ह्यूजू की मॉम कहती है कि तुम तो जानते हो 20 साल पहले उस एक्सीडेंट में ह्यूजू ने अपने भाई को खो दिया था और उसकी सिस्टर डेथ हो गई। उसे शॉक की वजह से ह्यूजू तब से बोल नहीं पाती। सायोन पूछता है कि 20 साल बाद भी उसका इफेक्ट कैसे रह सकता है, ये थोड़ा अजीब नहीं है। ह्यूजू की मॉम कहती है कि शायद उसे गिल्ट है। सायोन कहता है कि किस बात की गिल्ट, क्या उस एक्सीडेंट की गलती ह्यूजू की थी। ह्यूजू की मॉम कहती है कि उसने अपने भाई को खो दिया, उसकी बहन बैरी हो गई, तो वो ठीक कैसे हो सकती है और उसे होना भी नहीं चाहिए। जो सुनकर सायोन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए उन्हें कहता है कि आगे से मेरी वाइफ के साथ थोड़ी तमीज से बात करिएगा। जो सुनकर ह्यूजू की मॉम भी हैरान रह जाती है। अब पार्टी में उसे ह्यूजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसलिए वो ह्यूजू को ढूंढने ही लगा था। इतने में उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आया, यानी ह्यूजू ने तभी उसे कॉल किया था। तो पिछले एपिसोड के आखिर में जो सारी बातें हुई थी वही सब होती है। तभी सायोन को जाते हुए ह्यूजू का कोट मिल गया था, जिसे लेकर वो टेरेस पहुंच जाता है। अभी ह्यूजू एकदम रेलिंग के किनारे खड़ी थी और इसे अचानक से सायोन को देखकर वो जल्दी से वो किडनैपर वाला फोन अपने पर्स में छुपा लेती है और पीछे जाते जाते वो गिरने वाली होती है, पर सायोन भाग कर आता है और उसे होल्ड कर लेता है। तो सायोन उसे डांटने लगता है कि तुम रेलिंग के पास क्या कर रही थी, क्या मरना चाहती थी। तभी ह्यूजू को हिचकियां आने लगती है। इस पर सायोन पूछता है कि क्या तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी, पर तुम तो कभी किसी को कॉल नहीं करती ना, जवाब दो। पर ह्यूजू कुछ भी नहीं कह रही थी, इसलिए सायोन को और गुस्सा आ रहा था। तो उसे कहता है कि कुछ बोलोगी या मैं फोर्स करूं, या बोलकर उसकी ओर बढ़ने ही लगा था। तभी उसे डोजे का मैसेज आता है। मौका देखकर ह्यूजू जाने लगती है, पर सायोन उसका कोट पहना देता है और उसे जाने देता है। तभी डोजे उसे कॉल करता है और बताता है कि इस बार किडनैपर का लोकेशन मिल गया है, वो आपके लोकेशन के ही आसपास है। जो सुनकर सायोन को ह्यूजू की फिक्र होती है, पर तब तक वो लिफ्ट में जा चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर नीचे आता है। पर ह्यूजू को पार्टी में सही सलामत देखकर उसे चैन आता है। तो वो डोजे को कॉल करके जल्दी से उस किडनैपर के वॉइस का मॉड्यूलेशन हटाने के लिए कहता है और इस पार्टी में जितने गेस्ट आए थे उन सब की लिस्ट निकालने के लिए कहता है। फिर पार्टी के बाद दोनों घर लौट आते हैं। तो सायोन ह्यूजू के घुटने के इस स्कार के बारे में पूछता है, क्योंकि बचपन में एक बार कुत्ते से बचते हुए उसके घुटने में चोट लग गई थी। इसके बारे में याद दिलाते हुए सायोन कहता है कि तुम्हें वो कुत्ता काटने वाला था, लेकिन तब भी तुमने कोई आवाज नहीं किया था। ऐसे सिचुएशन में कोई छोटी बच्ची अपनी चीख कैसे रोक सकती है। तुम सबसे अलग हो, पर मेरे देखने के लिए काफी बेचैन हो कि आखिर कब तक तुम अपने आप को रोकोगे। यह बोलकर अपने रूम में चला जाता है। ह्यूजू याद करती है उस दिन को जब ह्यूजू ने अपने स्कूल के एक फॉर्म में अपने ड्रीम के बारे में लिखा था कि उसे एक न्यूज ब्रॉडकास्टर बनना है, जिसे देखकर उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा था, यहाँ तक कि मारा भी था और कहा था कि इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम बोल नहीं सकती। ये सब सुनकर ह्यूजू रोते हुए घर से बाहर भाग गई थी। तब एक कुत्ता उसके सामने आ गया था जो ह्यूजू को काटने आ रहा था। ह्यूजू भागते हुए गिर गई थी, पर तभी सायोन ने कुत्ते पे अपना बैग फेंक कर उसे बचाया था। अब सायोन जानता था कि ह्यूजू की मॉम उसे बहुत डांटती है, उसे कंट्रोल करती है, इसलिए तब उसने कहा था कि अपने लिए फाइट करना सीखो, भले ही वो तुम्हारी मॉम हो या बहन हो, तुम्हें अपने भले के लिए फाइट करनी चाहिए। ह्यूजू के घुटने पर चोट लगी थी, इसलिए सायोन उसे पिगी बैक राइड देकर उसे घर तक छोड़ आया था। तो ह्यूजू सायोन के बातों के बारे में ही सोच रही थी। इधर सायोन भी सोच रहा था कि वो डायरेक्टली जाकर ह्यूजू को कन्फ्रंट करेगा और उससे पूछेगा कि वो पिछले 20 सालों से ये बात क्यों छुपा रही थी। वो बात कर सकती थी, फिर भी इतने सालों से चुप क्यों नहीं। तो सायोन ये सब इमेजिन कर रहा था कि जब भी वो बोलेगी तभी ह्यूजू कह सकती है कि सबके सीक्रेट्स होते हैं, या तुम्हारे कोई सीक्रेट्स नहीं है, क्या कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बस यही सोचकर सायोन उसके रूम के बाहर से ही लौट जाता है। तो अगले दिन सायोन के ऑफिस में मीटिंग होती है। उन्होंने इंटरप्रेटर्स को फाइनल कर लिया था और वो लोग कल से ऑफिस आएंगे, पर सायोन का तो बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं लग रहा था। तो सायोन अपने एक टीममेट मिस्टर कैन को बात करने के लिए बुलाता है, जो कि मैरिड थे। तो उनसे पूछता है कि क्या अपनी वाइफ को सारी बातें बताते हो, क्या कभी कोई बात छुपाते हो। मिस्टर कैन कहते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट बात तो नहीं छुपाता, कभी कभार कोई छोटी मोटी बात ना बताने पर भी चलता है, लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसा सीक्रेट नहीं रखता। लेकिन दिन के अंत में शादी में दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी आप खुश रह सकते हो। इधर ह्यूजू को प्रेसिडेंशियल ऑफिस में सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है, इसलिए डायरेक्टर और उसके कलीग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ह्यूजू ये देखकर काफी इमोशनल भी हो जाती है। तो वो सायोन को मैसेज करने का सोचती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मैसेज करे। पर तभी गलती से एक इमोजी सेंड हो जाती है, वो आंखों में 2 हार्ट वाली इमोजी, जो देखकर ह्यूजू काफी नर्वस और एम्बैरस होने लगती है। सायोन भी ये इमोजी देखकर शॉक्ड होता है। अब वो मीटिंग के बीच में था, तो ह्यूजू को रिप्लाई करने के लिए वो जल्दी से
उन्हें कह देता है इस वीकेंड पे हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे हमारी टीम में नए इंटरप्रेटर्स के आने को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन आता है और इसी इमोजी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तो ये भी उसे रिप्लाई करने का सोचता है पर उसे भी समझ नहीं आता है कि क्या रिप्लाई करूं। इधर यू जो इमोजी को डिलीट करने की सोचती है, फिर देखती है कि सायोन ने तो देख लिया था, अभी डिलीट किया तो अजीब होगा, ये सोच कर नहीं करती है। आखिर में सायोन बहुत कुछ सोचने के बाद कांग्रेचुलेशन लिखकर भेजता है, जिसे देखकर यूजू थोड़ा स्माइल करती है। सायोन टीम लंच करने जाता है, वहाँ भी सायोन यूजू के रिप्लाई का वेट करते हुए बैठा था। यूजू उसे थैंक्स कहती है तो सायोन लिखता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुमने अपनी काबिलियत से इसे हासिल किया है। तो यूजू लिखती है कि फिर भी मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, जो देखकर सायोन हैप्पी होता है। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि किसी को जॉब मिली है तो उन्हें देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा। एक बंदी सजेस्ट करती है सूट देने का, जो सायोन को भी अच्छा लगता है। तो वो यूजू को शाम में एक जगह आने के लिए मैसेज करता है। इधर सांगो यूरी के साथ वो 20 साल पहले वाला पुराना मैंशन विजिट करने आता है, जहाँ पे उस अमीर फैमिली के बच्चे के साथ सांगो की मुलाकात हुई थी। तो फ्रांसिस को पार करके वो लोग मैंशन के अंदर घुस जाते हैं। तो सांगो यहाँ उसे आगे की कहानी बताता है कि वो यहाँ क्या देखकर डर के भागा था। तो वो लोग उस अमीर बच्चे के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ सांगो बताता है कि एक दिन खेलते खेलते एक बिल्ली इस रूम में आ गई थी, जिसे देखकर उस बच्चे ने एक चाकू निकाल लिया था और सांगो से कहा था कि चलो उसका पेट काटते हैं, बहुत मजा आएगा, फिर इसकी पूंछ काटेंगे, फिर इसके पैर और फिर सर। जो सुनकर सांगो यहाँ से भाग गया था। फिर बताता है कि उस बच्चे ने ये बात ऐसे कही थी जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। तो यहाँ से लौटते हुए असली केस के बारे में बताता है कि इसके बाद से ही सानेल चाइल्ड केयर सेंटर ने कुछ बच्चे मिसिंग हो गए थे, जिस बारे में मुझे कई सालों बाद पता चला था। यूरी पूछती है कि तुम 20 साल बाद इस केस के बारे में छानबीन क्यों कर रहे हो। तो सांगो बताता है कि उस मेंशन को सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने ही जाकर अपने ऑर्फनेज के बच्चों को उस मेंशन में खेलने चलने के लिए कहा था, जिसके बाद से ही वो बच्चे गायब हुए थे। मैं इस बारे में पहले से ही पता करना चाहता था, इसलिए मैं अपने चैनल को ग्रो कर रहा था, पर अब तुम्हारे चैनल के जरिए मुझे इस केस को सबके सामने लाने का मौका मिला है। तो यूरी उसे सॉरी कहती है क्योंकि सायोन को उसने सांगो की एक पर्सनल बात बता दी थी। वो पूछता है कि क्या स्पोक पर्सन सायोन ने मेरे बारे में तुमसे पूछा। यूरी कहती है कि हाँ, ऐसी ही छोटी मोटी बातें। तभी उसे भी पता चलता है कि यूजू का सिलेक्शन हो गया है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, जो बात वो सांगो को भी बताती है। इधर शाम को जहाँ पे यूजू को बुलाया था वहाँ पहुंच जाती है, जो कि एक क्लोथिंग सेंटर था, जहाँ सायोन ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूट चूज करके रखा था। तो यूजू सूट को ट्राई करने जाती है, तभी हम देखते हैं कि इन्हें भी इस शॉप में आई हुई थी, पर वो दूसरे साइड शॉपिंग कर रही थी। यूजू सूट पहन कर आती है, तब तक सायोन भी पहुंच गया था, जो उसे देख कर कहता है कि सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यूजू चेंज करके आती है, तो सायोन उसे एक और ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन यूजू को वो पसंद नहीं आता। तो बाहर आकर सायोन कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए था। यूजू लिखती है कि वो ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगती, मैं देख कर बता सकती हूँ। तभी सायोन सामने के एक स्टोर में एक ड्रेस देखता है, तो यूजू को कहता है कि उसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो उसे स्टोर में ले जाता है। यूजू वो ड्रेस ट्राई करने गई थी, तभी सायोन को डोजी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जब किडनैपर के मॉड्यूलेशन को हमने एनालाइज किया तो हमें पता चलता कि वो वॉइस एक लड़की की है। सायोन को इस पे बिलीव तो नहीं होता, इसलिए एक और बार उसे अच्छे से एनालाइज करने के लिए कहता है। तभी यूजू बाहर आती है, तो उसे सायोन देखते ही रह जाता है। फिर उसके पास आकर कहता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत ही बड़ी बैड हैबिट है, इसको दूर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी उन दोनों को बाहर से इना देख लेती है, तो ये ड्रेस लेकर दोनों बाहर आते हैं। यूजू टाइप करके सायोन से पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। तभी उसके फोन पे सांगो का मैसेज आता है, जो उसे कांग्रेचुलेशन करने के साथ में डिनर करने बुलाता है और बताता है कि यूरी भी मेरे साथ है। सायोन तो उसके फोन की ओर घूर घूर के देख रहा था। अब ये मैसेज देखकर वो कहता है कि चलो चलते हैं, पर मेरे साथ। तो दोनों पहुंच जाते हैं। तो पिछली बार की तरह फिर से सांगो और सायोन में सवाल जवाब चालू हो जाता है। सांगो पूछता है कि आप दोनों साथ कैसे आए। सायोन बताता है कि यूजू मुझे ट्रीट देना चाहती थी। सांगो उसका रीजन पूछने लगता है, तो सायोन पूछता है कि तुम यूरी के साथ कैसे आए। सांगो बताता है क्योंकि हम दोनों साथ एक प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में साइट विजिट करने गए थे। सायोन पूछता है कि कौन सी जगह। यूरी बताती है एक ऑर्फनेज के मिसिंग चाइल्ड का केस है, पर इसके आगे सांगो उसे बताने से रोकता है। अब ये सब देखकर यूजू उन्हें रोकती है और सांगो से कहती है कि तुम तो यहाँ मुझे कांग्रेचुलेशन करने आए थे। सांगो से कांग्रेचुलेशन करता है, पर फिर कहता है कि तुम्हारा ड्रीम तो कुछ और था ना, जिसे हमें कॉलेज में इनकी पहली मुलाकात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूजू चुपके से ब्रॉडकास्टिंग रूम पे आई थी अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, क्योंकि वो एक न्यूज कास्टर बनना चाहती थी। तो यहाँ वो म्यूजिक चालू करके हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है और हैप्पीली डांस करने लगती है। यही ब्रॉडकास्टिंग रूम में सांगो सो रहा था और आवाज सुनकर वो उठ गया था। तो यही उनकी पहली मुलाकात हुई थी और तब से यूजी पे उसे क्रश आया था। सीन प्रेजेंट में आता है। ये सुनते ही यूरी स्टार्ट हो जाती है। कितना रोमांटिक माहौल था। ब्रॉडकास्टिंग रूम फ्लर्टिंग के लिए परफेक्ट जगह थी। तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ ही होगा, फ्लर्ट तो जरूर किया होगा। जो सुनकर सायोन भी पूछता है कि क्या तुम दोनों ने फ्लर्ट किया था। यूरी
कहती है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, क्या ही होगा, वरना ह्यूजू ब्रॉडकास्टिंग रूम में क्यों आई होगी, न्यूज़कास्टर बनने तो नहीं आई होगी। सांगू कहता है कि वो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। बस अब ह्यूजू के लिए माहौल ऑकवर्ड हो रहा था। यूरी को भी अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। सायोन कहता है कि अभी ह्यूजू की ड्रीम की बात लाने की क्या जरूरत थी, अभी वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। अब इनके बीच में फिर से डिबेट चालू ना हो जाए, इसलिए ह्यूजू उन्हें रोकती है और साइन लैंग्वेज में कहती है कि ये सच है कि मैं पहले न्यूज कास्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं अभी प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरप्रेटर बनकर खुश हूँ। यह बोलकर वो थोड़ा अपसेट होकर ड्रिंक करती है और बाहर चली आती है, जहाँ उसे इनाम का मैसेज आता है। इधर सायोन ह्यूजू को देखने आता है, लेकिन ह्यूजू उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो दो स्कूल के बच्चों को जाते हुए देखता है, जो अपने एक फ्रेंड के नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। इन्हें देखकर सायोन को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। सायोन पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए वो इना को पढ़ाने आता था, उसके पढ़ाई में हेल्प करती थी ह्यूजू। इना ने बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपना सुनने की डिवाइस भी नहीं पहनती थी। इसके बारे में पूछने पर ह्यूजू उसको लिखकर बताती है कि तुम जो समझाओगे मैं उसे इना को समझा दूंगी। इना पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसलिए सायोन उसे डांट लगाता है, लेकिन ह्यूजू कुछ और ही लिखकर इना को दिखाती है। वो बहुत ही पॉजिटिव बातें लिखती थी कि सायोन तुम्हारा प्रोग्रेस देखकर खुश है, जबकि सायोन ने उसे अच्छे से दोबारा कंप्लीट करने के लिए कहा था। वो यही याद कर ही रहा था, तभी उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आता है, यानी ह्यूजू कॉल करती है, जो एक शॉप के बाहर बैठी हुई थी। तो सायोन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी ह्यूजू की आवाज सुनी है। ये सुनकर ह्यूजू हैरान होती है और कहती है कि ह्यूजू बात नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि ह्यूजू रास्ते के उस पार एक शॉप के बाहर बैठी थी और सायोन दूसरी साइड से चल कर जा रहा था। सायोन उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो वो क्यों बात नहीं कर सकती। उस एक्सीडेंट के बाद इना ने अपनी हियरिंग एबिलिटी खो दी, पर उसके बाद से उसने कभी हियरिंग डिवाइस नहीं पहनी, ना ही उसने साइन लैंग्वेज यूज करना सीखा, बल्कि तब उसने ह्यूजू को अपने साथ रखा, उसके जरिए नोट्स लिखवाकर दूसरों से बात की। तब सायोन ह्यूजू की मॉम की बात याद करता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब इना की वजह से है ना, क्योंकि चेयरमैन होंग की इकलौती बायोलॉजिकल बेटी डिसेबल हो गई थी और इसी घर में रहने वाली ह्यूजू को शायद बोलने के लिए मना कर दिया गया। इसके अलावा तो मेरे दिमाग में और कोई रीजन नहीं आ रहा है। अब ये सब सुनकर ह्यूजू हैरान थी, पर वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम ह्यूजू को कभी नहीं छोड़ोगे, और क्या इना के वापस आने के बाद भी नहीं। तभी ग्रीन लाइट होती है। सायोन रास्ता क्रॉस कर रहा था और उसे फोन में बताते हुए जा रहा था कि मैं ह्यूजू को कभी नहीं छोड़ूंगा। ह्यूजू की मेरे लिए फीलिंग, उसने इतना कहा ही था कि एक कार उसकी तरफ तेजी से आने लगती है। ह्यूजू सामने से उसे देख लेती है तो वो सायोन का नाम चिल्लाती है और भाग कर आकर सायोन को लेकर साइड में गिर जाती है, जिससे वो बच जाते हैं, पर दोनों के हाथ में थोड़ी चोट लग जाती है। फिर उठने के बाद सायोन उसके हाथ में बैंडेज लगा देता है और ऐसी लापरवाही करने के लिए उसे थोड़ा डांट लगाता है। तभी उसे याद आता है, उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरा नाम पुकारा था ना, मैं तुम्हारी आवाज को फिर से सुनना चाहता हूँ। लेकिन ह्यूजू कोई जवाब नहीं दे रही थी, जो देखकर सायोन कहता है कि तुम्हारे बोलने से कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, जो भी तुमने अपने अंदर छुपा कर रखा है वो सब कुछ बोलो, मैं सुनूंगा, जो बोलना चाहती हो बोलो। पर ह्यूजू कुछ भी नहीं कहती है। सीन कट होता है। इना इधर सायोन और ह्यूजू के बारे में ही सोच रहे थे। इधर घर आकर ह्यूजू सायोन की चूज किए हुए ड्रेस को देखकर स्माइल करती है, पर तभी उसके फोन में असली किडनैपर का कॉल आ जाता है, जिससे वो डरते डरते उठाती है। सीन कट होता है। अगले दिन प्रेसिडेंट खुद नए टीम मेंबर से मिलने आते हैं। सबका नाम पूछते हुए ह्यूजू से भी नाम पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ह्यूजू बोल नहीं सकती है। तो वो सायोन से कहते हैं कि फिर हम आपस में बात कैसे करेंगे। तो सायोन कहता है कि चिंता मत करो सर, मैं इनसे साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जिससे मैं इनसे कम्युनिकेट कर सकूंगा। जो सुनकर प्रेसिडेंट तो बड़े खुश होते हैं और ह्यूजू से कहते हैं कि फिर हमारे स्पोक पर्सन को अच्छे से सिखाना। तो सायोन ह्यूजू से साइन लैंग्वेज सीखने लग जाता है। ह्यूजू उसे एक पेपर देती है और जो भी उसे साइन लैंग्वेज में सीखना है वो सब लिखने के लिए कहती है और एक एक करके वो सब सिखाती है। फिर शाम को उन्हें वेलकम पार्टी दी जाती है, जहाँ डोजी आकर सायोन को बात करने बुलाता है, जो उसे बताता है कि अचानक से हमारे सारे सिस्टम को हैक कर लिया गया था, पर हमने उस किडनैपर के मॉड्यूलेशन वॉइस को रिकवर कर लिया है, जिनको एनालाइज करके कंफर्म है कि ये आवाज एक लड़की की है। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग को सायोन सुनता है। इधर ह्यूजू वॉशरूम आती है, जहाँ वो किडनैपर की बात को याद करती है। तो किडनैपर ने उसे कॉल करके बताया था कि सायोन को जिस कार से उसने बचाया था उसमें किडनैपर ही था। फिर उसने कहा था कि लगता है तुमने सायोन से डिवोर्स लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। ह्यूजू पूछते हैं कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं उसे डिवोर्स दूं। किडनैपर कहता है क्योंकि मैं सायोन को बर्बाद करना चाहता हूँ। ह्यूजू रीजन पूछती है तो किडनैपर कहता है कि तुम उसे अच्छे से नहीं जानती हो, क्योंकि बेक सियोन को जो सबसे अच्छी तरह से जानता है वो मैं हूँ। फिर उसे बताता है कि तुम जल्दी ही पकड़े जाने वाली हो, सायोन को तुम्हारे बारे में पता चलने वाला है। इधर अब सायोन को बिलीव हो जाता है कि ये आवाज एक लड़की की है। तभी वो ह्यूजू को देखता है तो वो डोजी को एक और ऑडियो भेजेगा कहता है। उस ऑडियो को इस किडनैपर के वॉइस से मैच करके बताने के लिए कहता है और जो ऑडियो उसे भेजता है वो थी पुलिस के डैश कैम की। इसमें ह्यूजू पुलिस वाले को गेट खोलने के लिए बोल रही थी। तो सायोन अंदर आता है, सब लोग ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तब
सायोन इस किडनैपर का ह्यूजू के बारे में सोचकर कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। तो सायोन का ड्राइवर उसे घर तक ले आता है। वह सायोन कार के अंदर ही रहता है और ड्राइवर को घर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में ह्यूजू आती है तो उसे उठाकर उनके रूम तक ले आती है, पर घर के अंदर आते ही सायोन के लड़खड़ाने की वजह से दोनों गिर जाते हैं। साइड में सायोन का फोन भी गिर गया था। उसमें तभी डोजे का मैसेज आ गया था कि दोनों की वॉइस 99.99% मैच हो गया है। लेकिन इधर ह्यूजू तो सायोन के ऊपर ही गिर गई थी और उनका किस हो गया था। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।